So, good afternoon. Today we are going to start with the chapter third of NCERT. ठीक है, chapter third of NCERT and the chapter is linear equations in two variables. So, we are going to start this chapter by understanding the name of the chapter. ठीक है, चैप्टर का नेम हमें क्या बताने की कोशिश करता है, बिकॉज अगर नेम के ऊपर हम सारी बातें डिस्कस कर लेना तो काफी हद तक चैप्टर के बीच में क्या तो बच्चों को पता चलना शुरू हो जाता है मीनिंग, अरे उसका नाम रखा क्यों गया. ठीक है, अब मीनिंग के ऊपर अगर बात करूं तो ध्यान से समझना. लीनियर मींस डिग्री. ठीक है, डिग्री जब क्या हो 1, डिग्री क्या हो 1. ठीक है, फॉर एग्जांपल x y, सिंपल x ले लिया या 2x ले लिया. ठीक है, डिग्री सभी में क्या निकल के आ रही है, डिग्री सभी में क्या आ रही है, अगर कुछ नहीं लिखते तो डिग्री क्या आती है 1. डिग्री क्या निकल के आ रही है 1. तो लीनियर का यहां पर क्या मतलब निकल के आ रहा है, डिग्री इज इक्वल टू क्या निकल के आ रही है 1. मतलब जितने भी इसमें वेरिएबल टर्म्स होंगी सभी की डिग्री क्या निकल के आएगी 1. देन इक्वेशंस किसे कहते हैं, अब उसके ऊपर बात करो, उसे ध्यान से समझ लो. व्हाट आर इक्वेशंस एंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. व्हाट आर इक्वेशंस एंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. एनीवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाट आर इक्वेशंस एंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ. साहिल क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स. साहिल आया क्या चला गया, साहिल भी आया था चला गया. क्या क्या कैसे कैसे प्रवीण. पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की डिग्री, इन विच वेरिएबल्स हैव पावर या डिग्री एज अ होल नंबर. ठीक है, बट अगर यही पॉलिनोमियल को इक्वल टू समथिंग रख दोगे, ठीक है, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तब हम इसे क्या कहना शुरू कर देते हैं, इक्वेशन कहना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल ले रहे हैं 2x इज इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, दिस इज इक्वेशन. अकेला 2x लिखोगे तो दैट इज ए पॉलिनोमियल, लेकिन इक्वल टू समथिंग रख दोगे, इक्वल टू 0 रख दिया, 2 रख दिया, 5 रख दिया, व्हाटएवर. ठीक है, तो वो क्या बनके निकलता है मेरे पास, इक्वेशन बनके निकलती. ठीक है, ओवरऑल अगर नाम के ऊपर आऊं तो मुझे क्या पता चल रहा है. ठीक है, ओवरऑल अगर नाम के ऊपर निकल के आए तो मुझे यह पता चल रहा है इसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकल के आएगा, ठीक है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, एक x वाला कोई वेरिएबल हो सकता है, दूसरा y वाला वेरिएबल निकल के आएगा. एक x वाला वेरिएबल होगा, दूसरा y वाला वेरिएबल होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखने वाला हूं, 2x प्लस y. अब ये इक्वल टू समथिंग भी होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है. ठीक है, 2x प्लस y इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है. ठीक है, अब वेरिएबल्स कितने निकल के आ रहे हैं इसके बीच में, वेरिएबल्स एक x आ गया एक y आ गया, 2 आ रहे, एक x आ गया एक y आ गया. ठीक है, इनकी डिग्री पावर क्या निकल के आ रही है, पावर 1 1 निकल के आ रही है. ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बना, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है. ठीक है, इक्वेशन तभी बनती है जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होती है, राइट हैंड साइड. एक लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड. इक्वेशन का मीनिंग ये निकल के आता है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड हो, दैट इज नोन एज इक्वेशन. दैट इज नोन एज इक्वेशन. ठीक है, मीनिंग क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछो. क्लियर है?
चलो क्लियर है। अब चैप्टर का पूरा नाम निकल के आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर का पूरा नाम आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब पेयर की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारा रख गया। अभी आपको क्लियर हो गया मीनिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब आ रहा है पेयर। पेयर का मीनिंग क्या निकल के आएगा? पेयर का मतलब ये निकल के आ रहा है कि मेरे पास ऐसी दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, पेयर का मतलब क्या निकल के आ रहा है? ऐसी दो इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक x आ गया, एक 2y आ गया इक्वल टू 1, एक आ गया 2x, एक y इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या है? पेयर। पेयर में मेरे पास क्या निकल के आ रही है? लीनियर इक्वेशंस। और वो भी क्या निकल के आ रही है? टू वेरिएबल्स में। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ चैप्टर का? ठीक है, देन फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब जो मेरे पास इक्वेशन, अब मैं अगर यहां पर लिखूं, ठीक है, स्टैंडर्ड, नोट कर लो इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू फॉर्म, in linear equations having two variables। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकल के आएगी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अगर यहां पर कुछ कांस्टेंट टर्म निकल के आ रही है, ठीक है, जैसे पीछे यहां पर ये 2 आ रहा है या 1 आ रहा है, ये उठा के इधर ले गए। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म जितनी भी निकल के आ रही हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? c1। इसी तरह से दूसरी निकल के आएगी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0. These are the standard form of a pair of linear equations। जब जे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने का फायदा क्या निकल के आ रहा है? ਹੁਣ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ a1 b1 c1 a2 b2 c2 यूज ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ will be represented, ठीक है, using this standard form, using this standard form। एट दैट टाइम फिर बच्चा कंफ्यूज होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ना टीचर दसे कि a1 की है b1 की है c1 की। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन इज a1, कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, दीज आर नोन एज कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये c1 एंड c2 को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। c1 एंड c2 आर नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, x का कॉपी मतलब जो मल्टीपल ऑफ x है दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में a1 मानना है, दूसरी में a2 मानना है। इसी तरह से y के कोएफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन में b1 मानना है, दूसरी में b2 मानना है, एंड कांस्टेंट टर्म्स को पहली इक्वेशन में c1 मानना एंड c2 मानना। पहली इक्वेशन में c1 मानना एंड c2 मानना। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। देन मेरा जो अगला पार्ट निकल के आता है, ठीक है, अब उसे ध्यान से समझिएगा। कंसिस्टेंट
सिस्टम, सेकेंड पार्ट निकल के आता है नॉन कंसिस्टेंट। सिस्टम, कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा? ठीक है, जिसके अंदर मतलब ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम इज ए सिस्टम हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, वर्ड आ गया एटलीस्ट, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे फर्दर इसे डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, फर्दर इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक मतलब having one solution only। यूनिक का मीनिंग मैंने रेड कलर में लिख दी। ठीक है, सेकंड निकल के आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब एक से ज्यादा किसी के भी सॉल्यूशन आए, कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट अनगिनत। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मींस हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, फर्दर इसे अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो ये दो पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइड होता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब निकल के आता है भाई कंडीशन आगे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा नहीं। इसी तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अब ये तब निकल के आता है जब हम दो, जो पीछे हमें पढ़ा, ठीक है, जब हम ऐसी दो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। ओनली देन मेरा ये कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम निकलेगा। ठीक है, जिसमें हमें x और y की वैल्यूज, ठीक है, निकालनी है फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, देन अगर वो x और y की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कौन सा सिस्टम्स निकल के आएंगे, एक कंसिस्टेंट सिस्टम निकल के आएगा, एक नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम निकल गया। ठीक है, अब कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि एटलीस्ट मेरे पास क्या हो, एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट हैविंग वन सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी। यूनिक के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी मतलब नाम से ही पता चला अनगिनत सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब नॉन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब नॉन कंसिस्टेंट का एक्चुअल नेम निकल के आता है इनकंसिस्टेंट। आपकी बुक्स में क्या लिखा होगा, इनकंसिस्टेंट, मीनिंग इंग्लिश में सेम ही है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि नाम क्या निकल के आ रहा है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। जिन्हें सॉल्व करके मेरे पास कुछ सॉल्यूशन ना निकल के आए, जिन्हें सॉल्व करके मेरे पास कुछ सॉल्यूशन ना निकल के आए, दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। नोट कर लिया? यस सर। चलो आज इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ठीक है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर ही चलेंगे, सम्स इसके कल से सॉल्व करने शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम सारे चैप्टर का नेम मीनिंग क्लियर करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। अगर मूविंग फर्दर तो मुझे क्या समझ में आता है, पहली बात तो अगर ग्राफ के ऊपर
मैं ये एक भी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ग्राफ के ऊपर क्या निकल के आने वाली है, स्ट्रेट लाइन निकल के आनी चाहिए। एवरी टाइम अगर आप कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे, ये आपने 9th में भी किया होगा, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर आप दो इक्वेशन को प्लॉट करोगे, मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, ये पहली स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये मेरे पास दो इक्वेशंस निकल के आ रही थी, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, टू स्ट्रेट लाइंस निकल के आएंगी। मेरे पास यहां पर क्या निकल के आएगा, दो स्ट्रेट लाइंस निकल के आएंगी। अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपको दिया हुआ, ठीक है, पेयर ऑफ, चैप्टर के नेम के ऊपर आ रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, दो स्ट्रेट लाइंस निकल के आएंगे, ठीक है। एक बात तो याद रख लो कि लीनियर इक्वेशन चाहे वो सिंगल वेरिएबल की हो चाहे डबल वेरिएबल की, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देगी। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, मेरा चैप्टर पेयर ऑफ इक्वेशंस के साथ डील कर रहा है। अब वो पेयर ऑफ इक्वेशंस को अगर मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ के ऊपर तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, दो स्ट्रेट लाइंस निकल के आने वाली, ठीक है। मौलिक जी क्लियर है, भव्या जी क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे फर्दर। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या बात की थी, यूनिक सॉल्यूशन की, कर ली थी बात। अब यूनिक सॉल्यूशन को ग्राफ के ऊपर देखूं, ठीक है, तो याद रखिएगा अगर यूनिक सॉल्यूशन को ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली अगर इसकी बात करेंगे तो पता चलेगा हमें यूनिक सॉल्यूशन पर ये दो लाइंस एक दूसरे को, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लाइन मेरे पास निकल के आ रही है ये, ठीक है, दूसरी लाइन मेरे पास निकल के आ रही है ये, किसी एक पॉइंट के ऊपर कंडीशन क्या निकल के आए, ओनली एट वन पॉइंट विल इंटरसेक्ट ईच अदर। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, मेरे पास इस तरह से कुछ क्रॉस निकल के आएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है AX, ये मैं मान के चल रहा हूं, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है। अब अगर ये दो लाइंस को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हो तो कहीं ना कहीं ये दो लाइंस आगे जाके या कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी, और कट सिर्फ एटलीस्ट वन पॉइंट के ऊपर ही करेगी, कंडीशन एटलीस्ट नहीं, सिर्फ ओनली एग्जैक्टली वन पॉइंट के ऊपर ही कट करेगी। देन ग्राफिकली इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम फिर, यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक, हर्षित क्लियर है? यस सर। चलो अब ग्राफिकली आते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के ऊपर, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब ग्राफिकली आते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के ऊपर। अब मैं ग्राफ के ऊपर अगर इसे प्लॉट कर भी रहा हूं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर मैंने प्लॉट किया, एक लाइन आ गई ये, ठीक है, दूसरी लाइन अगर इसके ऊपर ही आ जाए, एग्जैक्ट इसके ऊपर ही आ जाए, ठीक है, दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, हमने ये नेम्स क्यों उठाए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब
जैसे जैसे ये नीचे पर्पल कलर वाली लाइन इंक्रीज करेगी, ये भी इंक्रीज करेगी, तो कितने पॉइंट्स पे कट करके जा रही है, ठीक है, इट इज इंटरसेक्टिंग, इट इज इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसलिए इसका नाम क्या निकल के आ गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसलिए इसका नाम क्या निकल के आ गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल के। क्लियर हो रही बात, ठीक है। व्हेन दो इक्वेशंस, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर ग्राफिकली प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद दोनों लाइन एक दूसरे को के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड क्या निकल के आएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, देन वो n नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, नोट कर लिया। देन आगे कॉपीज के ऊपर कर ही जाओ ये सब। देन फर्दर आगे नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब नो सॉल्यूशन में क्या होगा, व्हेनेवर दो लाइंस आपने प्लॉट की, ठीक है, एक पहली लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई। अब अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये अगर आपस में पैरेलल है तो कहीं पे भी टच नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्जी एक्सपेंड कर लो, ठीक है, नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। ईच अदर अगर यार टच ही नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं, नो सॉल्यूशन। इसके लिए क्या वर्ड यूज कर लिया, नो सॉल्यूशन। क्लियर है, अब मीनिंग क्लियर हो रहा है, ग्राफिकली समझ में आया। ग्राफिकली सॉल्यूशन में अगर आप प्लॉट करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। अगर वो पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इसका ये निकल के आ रहा है कि चाहे जितना मर्जी एक्सपैंड कर लो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, वर्ड नो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तब निकल के आएगा अगर वो लाइंस एक दूसरे को एटलीस्ट किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करेंगे। अगर टच ही नहीं कर रही है एक दूसरे को तो वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड दैट इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। चलो, अब ये हमने आज क्या सीखा, हमने आज अपने मीनिंग को क्लियर किया, थर्ड यूनिट के चैप्टर के नेम को क्लियर किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। देन लीनियर इक्वेशंस को अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सो सिमिलरली अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे तो ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, दो स्ट्रेट लाइंस। सिमिलरली फिर हमने उनके सॉल्यूशंस की बात की। सॉल्यूशन किस दो लाइंस का सॉल्यूशंस तभी हमें मिलता है व्हेन ग्राफिकली प्लॉट करने पर वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करें। अगर तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है तब उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ठीक है, अगर एक दूसरे को वो ओवरलैप करती हैं, जैसे पीछे हमने देखा ये ओवरलैप कर रही थी, ठीक है, अगर एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर एक दूसरे को टच ही नहीं करती, पैरेलल लाइंस निकल के आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नो सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नो सॉल्यूशन। एक बार दोबारा देख लो, सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ओवरलैप करेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइंस होगी, टच नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। एंड सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर मेरे पास दो बार्स हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट के अंदर सिर्फ एक ही बात निकल के आता है, दैट इज नो सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन।
अब ये चैप्टर की हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की है, सम कोई सॉल्व नहीं किया। अब सम सॉल्व करने का मजा तभी आता है जब ये सारी इंट्रोडक्शन बच्चे को क्लियर होती है। ठीक है, अब ये आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम मंडे को।